मान्यवर, अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, यह बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, आपका परंपरागत मित्र है ईरान, और खुद प्रधानमंत्री ने माना है। प्रधानमंत्री जी जब गए थे ईरान की यात्रा में, उन्होंने कहा भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य हैं। उन्होंने खामेनेई जी को कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी 7वीं शताब्दी की मान्यवर। उन्होंने चाबार पोर्ट का समझौता किया था, जिसका बखान प्रधानमंत्री ने खूब किया कि भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना एक अलग रास्ता बना के और भारत के व्यापार को बढ़ाएंगे। और वहां पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए चाबार पोर्ट पे वेस्ट किया। 2019 तक भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, आपने जो तेल और जो ऐसे समय में 60 रुपए घरेलू गैस का दाम और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम आपने बढ़ाने का काम किया। तो पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। इसको नियंत्रित करने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार कीजिए। और आज जो कहा गया कि हार्मोज समुद्री मार्ग खुल गया है, गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। हार्मोज समुद्री मार्ग से मात्र 2 जहाज आपके आए हैं, 22 जहाज अभी भी आपके रुके हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराइए। अभी है मान्यवर समय है। मान्यवर, 2 मिनट में आपसे और लूंगा। मान्यवर, दूसरा विषय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारी सेना बहादुरी से देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है। मान्यवर, विदा करना किसी को हमेशा बहुत ही पीड़ादायक और भावनात्मक पल होता है। चाहे आप बचपन के दोस्तों से अलग होके कॉलेज में जाएं, चाहे बाप बेटी को विदा करें, और चाहे संसद के हमारे मित्र सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब इनके अलग होने का, विदा होने का मौका आता है, मन बहुत भावुक होता है। और निश्चित रूप से उनके साथ बिताए गए तमाम खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं, और वो सदा के लिए रिश्ते को जीवित रखते हैं मान्यवर। हमारे बीच से आज जो साथी इस सदन से
विदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में बाकी भूमिकाओं में अपना योगदान नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस भी भूमिका में उनको उनका दल जिम्मेदारी देगा या दल से अतिरिक्त भी जो समाज सेवा के कार्य वो कर रहे होंगे, अनुकरणीय काम वो करेंगे। ईश्वर से मेरी ऐसी शुभकामना है, ऐसी प्रार्थना है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मान्यवर हमारे बीच से और ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ कमेटीज में काम करने का मौका मिला। मान्यवर ये बात भी है कि जब हम लोग कमेटीज में काम करते हैं तो वहां दल की ये जो दूरी है वो कम रहती है, ज्यादा मिलना होता है, अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और जो गलतफहमियां रहती हैं वो कई बार बहुत दूर होती हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनसे बड़े अच्छे और गहरे रिश्ते रहे इन 6 वर्षों में। दिग्विजय सिंह जी जो रिटायर हो रहे हैं सदन से, शक्ति सिंह गोविल जी, साकेत गोखले जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, फौजिया जी, नीरज डांगी जी, एलंगो जी, रामचंद्र जी और अयोध्या राम रेड्डी जी, रितोव्रत बनर्जी जी, रजनी पाटिल जी, कलिता जी, मुन्ना भाई हमारे, वो भी हमारे साथ कमेटी में रहे, अंजू बाला जी, सुमेर सिंह जी, हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमचंद गुप्ता जी, सुरेश रेड्डी जी, संगमम जी, अब्दुल्ला जी, सीमा द्विवेदी जी जो हमारे जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से, राम जी, मैं इन सबको और जो भी और बाकी सदस्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करने के साथ साथ मान्यवर आपसे एक विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर सभापति जी, कृपा करके एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। चेयर सर, एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। सॉरी सर। सर, ये साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाजत थी सर। उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज, एक्स एमपीज आ पाते थे, वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में मैं आदरणीय हरवंश जी का बहुत आभारी हूं और इस बीच कभी उनसे कई बार बातचीत में मैं थोड़ा ज्यादा तेजी से बोलने की आदत है, तो उनसे कोई तलखी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुभाष चंद्र